In this video, we are going to discuss the elegy written in country churchyard. Friends, the elegy written in country churchyard is the world's biggest example of elegy. Elegy, as you guys know, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलिजी एक ऐसी पोएम होती है जिसे हम हिंदी में शोक गीत कह सकते हैं। और पहले ऐसा ट्रेडिशन था कि जो एलिजीज लिखी जाती थी वो मोस्टली केवल जो फेमस या जो बड़े लोग होते थे लाइक किंग्स एंड ड्यूक्स वगैरह उन्हीं के लिए लिखी जाती थी। बट एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो कि थॉमस ग्रे ने लिखी है, और थॉमस ग्रे ने एक ऐसा ट्रेडिशन स्टार्ट करना चाहा था, वो चाह रहे थे कि जो एलिजीज हैं वो कॉमन लोगों के लिए भी लिखी जाए। तो हम जो ये पोएम पढ़ेंगे एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये लोकल फार्मर्स के ऊपर लिखी हुई है। और ये जो एलिजी है एक विशेष प्रकार की भी है क्योंकि इसे हम पेस्टोरल एलिजी भी कह सकते हैं। पेस्टोरल एलिजी इसलिए क्योंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड का जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ इस तरह का है कि पोइट ने इवनिंग का जो टाइम है वो लिया है। और मैं आपको बता दूं कि इस कविता का जो एनवायरनमेंट है वो कुछ ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लैंड के ही एनवायरनमेंट को फॉलो करें या उसको फॉलो करें। अगर आप लोग कभी गांव गए हों तो आपने शाम का वक्त देखा होगा कि गांव में क्या होता है, शाम के वक्त बहुत सारे जानवर जैसे गाय और भैंसें जो हैं अपने घरों को वापस लौट कर आती हैं। तो जिस वक्त वो लौट कर आती हैं शाम को, तो उस समय सूर्यास्त का वक्त होता है, मंदिरों में झालर बजने का वक्त होता है, वो संध्या काल जिसको हम बोलते हैं। तो वो जब गाय बहुत सारी लौट कर आती है तो किसान और उनके साथ में काम करने वाले सब लोग घर पर लौट कर आते हैं। तो शाम का जो माहौल है धूल भरा हुआ होता है क्योंकि जानवरों के पैरों से काफ़ी धूल वगैरह उड़ती है। मंदिरों मस्जिदों में गिरजाघरों में घंटियां बज रही होती हैं क्योंकि वो संध्या काल का वक्त होता है पूजा पाठ का। और पहले गांव में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, तो वो जैसे ही पूजा का समय होता था तो अलग अलग प्रकार की घंटियां बजा करती थी। तो इस पोएम में क्या होता है कि पोइट जो है हमारा एक कब्रिस्तान के पास में वो खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि किस तरह से किसान अपने जानवरों के साथ, अपने बैलों के साथ वापस घरों को लौट कर आ रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि किसान जो है वो दिन भर अपने खेतों में काम करते हैं, इस वजह से थोड़े थक भी जाते हैं, तो बेचारे सुस्ताने वाली चाल में अपनी बस्ती में अपने घरों को लौट कर आते हैं। तो उसी दृश्य को देखते हुए थॉमस ग्रे ने इस पोएम को लिखा है। कुछ इस तरह से इसकी लाइन है, मैं आपको बता दूं। पहले क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, द पोएम बिगिंस इन अ चर्चयार्ड, कि कविता की शुरुआत में कवि कहाँ खड़े हुए हैं, चर्चयार्ड में, कब्रिस्तान में वो हैं, with the narrator who is describing his surrounding in his vivid detail। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस पोएम में हमारे सामने दो नैरेटर रहेंगे। तो फर्स्ट जो नैरेटर है हमारे वो पोइट ही हैं, और एक सिचुएशन आएगी जहाँ पे हमारे सामने सेकंड एक नैरेटर आएंगे, वो पोइट को भी डिस्क्राइब करेंगे, बट वो आगे की लाइन्स में होता है। फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ पोइट को ही एज ए नैरेटर कंसिडर कर रहे हैं। The narrator emphasizes both oral and visual sensation। मैंने आपको बताया कि नैरेटर ने पोएम को उस स्टाइल में लिखा है कि हम ऑरल तो इस कविता को फील करेंगे ही, मतलब इसके वर्ड्स वगैरह से तो ऑरल तो हम फील करेंगे, लेकिन जो सीन है वो इतने इजी लैंग्वेज में उन्होंने, क्योंकि वो रस्टिक स्टाइल को फॉलो करते थे, उन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज यूज की है कि अगर आप इस पोएम को स्लोली पढ़ोगे तो जितने भी सीन पोइट ने इमेजिन किए हैं वो सारे के सारे आपकी आंखों के सामने से भी गुजरा करेंगे। पोएम को हम शुरू करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पहले क्या होता था, हमारे मंदिरों मस्जिदों में मंदिरों में घंटियां बजा करती थी शाम के वक्त। तो वो संध्या काल, शाम की पूजा का वक्त होता था। तो यहाँ भी यही हो रहा है, कर्फ्यू टोल्स। वैसे शाम के समय गांव में खामोशी होती है, एक सन्नाटा पसरा हुआ होता है वहां पे। टोल्स, तभी वहां पे चर्च में घंटियां बजने की आवाज सुनाई देती है। पर उस सन्नाटे में बजने वाली वो घंटियां
द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे। वो घंटियां है तो चर्च की, पर वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के गुजर जाने पर, किसी के मर जाने पर जो साउंड बजाया जाता है, जो घंटियां बजाई जाती हैं, बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ पर भी कवि क्या कर रहा है, शाम का वर्णन कर रहा है, यानी दिन का अंत हो चुका है। तो अब दिन का अंत हो गया और वो शाम की घंटियां ऐसी लग रही है जैसे दिन की मृत्यु पर बजने वाली। तो एक सैड, एक उदासी भरा माहौल कवि वहां पर बनाता है। लॉविंग हर्ड, लॉविंग मतलब कि ऊंचे टीलों से उतर कर आते हुए, हर्ड मतलब पशुओं के समूह, विंड हवाओं के झोंकों की तरह आ रहे हैं, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वहां से उतर कर आ रहे हैं। ओवर द ली, और वो पहाड़ों से, टीलों से उतर कर कहाँ आ रहे हैं, फील्ड्स, मैदानों की तरफ, घरों की तरफ आ रहे हैं। द प्लाउमैन होमवर्ड, जो किसान है वो अपने घरों की ओर लौटते हुए आ रहे हैं। उस समय हमारा पोइट जो है चर्च में खड़ा हुआ है रास्ते के बीच में। प्लॉड्स हिज वियरी, प्लॉड्स यहाँ पे चलने, उनकी चाल के लिए आया है, किसानों की चाल के लिए। वियरी वे का मतलब थके मांदे वो अपने रास्ते पर चल रहे हैं। दो चीजें आपको देखनी है। एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस, आपने एक चीज देखी होगी कि जब वो शाम के समय आते हैं तो आपने शाम को बढ़ते हुए देखा होगा कि रोशनी धीरे 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 कम होती है। तो यहाँ ये बताया गया कि जैसे जैसे किसान अपने जानवरों के साथ आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं और रोशनी भी धीमे 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 उनका पीछा करते हुए, मतलब छाया उनका पीछा करते हुए आ रही है, अंधेरा और रोशनी जाती जा रही है। एंड लीव्स, और वो छोड़ कर आ रहे हैं, द वर्ड, इस संसार को, टू डार्कनेस, ये संसार पीछे अंधेरे में डूबता जा रहा है। एंड टू मी, और मैं भी अंधेरे में डूबता जा रहा हूं। नाउ फेड्स, अब धुंधली पड़ जाती है, द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट, दिन में जो लैंडस्केप था यानी धरातल, वो ग्लिमरिंग था। ग्लिमरिंग इसलिए कहा है पोइट ने क्योंकि गांव का माहौल है, तो पेड़ों की पत्तियों में से जब छन छन के रोशनी आती है तो वो नीचे एक झिलमिलाहट सी पैदा करती है। लेकिन अब अंधेरा हो जाने की वजह से वो जो झिलमिलाहट का नजारा है वो गायब हो गया है। अगली पंक्ति में कवि कहता है, एंड ऑल द एयर, के आसपास का जो सारा माहौल है, इज सॉलम, एकदम खामोश। स्टिलनेस, एक स्थिरता आ गई है, माहौल ने एक स्थिरता को होल्ड कर लिया है, थाम लिया है। सेव, इनके अलावा, वेयर द बीटल, केवल जहां भंवरे हैं, व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट, वो केवल अपने पंखों से भिन भिना रहे हैं। आपने देखा होगा शाम के समय गांव में भी या कभी शहरों में भी हम सुनते हैं कि अजब भंवरों की अलग ही भिन भिनाहट हमें सुनाई देती है कई अंधेरे कोनों में। तो बिल्कुल वैसा वहां पे भी हो रहा है। एंड ड्राउजी टिंकलिंग, लल द डिस्टेंट फोर्ट्स, ड्राउजी यानी नींद देने वाली, सुला देने वाली या नशे में जैसे डुबा देने वाली। टिंकलिंग मतलब खन खन की आवाज, उन भंवरों की या जो रात के शाम के जो कीड़े होते हैं उनकी आवाजें। लल, लल का मतलब एक तरह से हमें लोरी सुना रही, सुला रही है वो किसी चीज को। डिस्टेंट फोल्ड्स का मतलब दूर दूर तक के कोनों में एक खामोशी छा गई है। सेव, इसके अलावा बस एक जगह है, दैट फ्रॉम यॉन्डर, एक दूर नजर आने वाली आईवी मैंटल्ड टावर, एक मीनार है, हो सकता है वो चर्च की मीनार हो या किसी इमारत की मीनार हो, उस पर आईवी की बेल छाई हुई है, पूरा ढका हुआ है आईवी की बेल से। उस मीनार पर मॉपिंग ऑल, एक उल्लू बैठा हुआ है। मॉपिंग इसलिए कहा गया क्योंकि वो शोक मना रहा है, मतलब कवि ने ऐसे शब्दों का चुनाव किया है कि एकदम उदासी भरा माहौल आवे, उदासी में छा जाती है वहां पे। तो उल्लू भी ये जो है उदास हो रहा है। अब उल्लू क्यों उदास हो रहा है? तो आपको पता होगा कि उल्लू को रोशनी पसंद नहीं है। डज टू द मून कंप्लेन, उल्लू यहाँ पर चंद्रमा की शिकायत कर रहा है, या यूं कह सकते हैं कि वो चंद्रमा से नाराज हो रहा है। चंद्रमा से क्यों नाराज हो रहा है?
चंद्रमा से इसलिए नाराज हो रहा है कि उल्लू ने उस बेल से ढकी हुई टावर के किसी अंधेरे कोने में अपना बिल बनाया था, अपना घोंसला बनाया था। मगर अब जब चांद की रोशनी वहां तक पहुंच रही है तो उसको नींद में खलल पड़ रही है, दिक्कत हो रही है। तो वो ऐसा लग रहा है कि उदास उल्लू भी चंद्रमा से शिकायत कर रहा है। ऑफ सच एज वेंडरिंग, क्योंकि चांद भटकता भटकता, देखो यहाँ पे चांद को भी भटकता हुआ कहा है कि जैसे कोई सुनसान रात में अकेला व्यक्ति भटकता है, बिल्कुल चांद को भटकता हुआ दिखाया है। नियर हर सीक्रेट बार, और चांद भटकते भटकते उस उल्लू के जो छुपा हुआ घोंसला था उसको वहां तक पहुंच जाता है। मॉलेस्ट, देखो वर्ड उसने जो यूज किया है कवि ने, मॉलेस्ट वर्ड यूज किया है, यानी कि छेड़ता है चांद वहां जाकर हर एंशियंट, उसकी उस पुरानी सी सॉलिटरी, बिल्कुल एकांत में बने हुए उस इलाके को भी जो चांद है वो डिस्टर्ब कर देता है। तो ये जो फर्स्ट पैरा है फ्रेंड्स, लाइन नंबर 1 to 12, यहाँ पर पोइट ने बहुत ही सैड सर्कमस्टेंसेस को बनाया है और जिस तरह का बैकग्राउंड लिया है वो एक पेस्टोरल है। पेस्टोरल का मतलब एक ग्रामीण इलाका है। इस पोएम की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज हम यहीं तक इनको देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लाइन नंबर 13 से आगे देखेंगे। आई होप कि जितना आपने देखा उतना आपको समझ में आया होगा, एंड इफ आई एम राइट प्लीज लाइक दिस वीडियो।